नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ घर से अपने दोस्त के साथ भागी पत्नी को पति ने ट्रेन में नमकीन बेचते देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वाह मेरे शेर, तूने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। मेरा कहते हुए मिठाई का डिब्बा अपने बेटे अमित के हाथ में थमाते हुए राघव जी उसे बधाइयाँ देने लगे। बोले, ऐसे ही और मेहनत करो और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ो। दरअसल आज अमित के 12वीं क्लास का रिजल्ट आया था और अमित ने न केवल अपने स्कूल में बल्कि पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अमित के सारे दोस्त इस स्कूल के अलावा कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचर के पास कोचिंग की क्लास पढ़ने के लिए जाते थे। अमित एक ऐसा लड़का था जो कहीं भी कोचिंग के नाम पर पढ़ने के लिए नहीं जाता था। उसका कारण था उसके पिता के पास पैसों की कमी। उसके पिता राघव जी एक मामूली से कार पेंटर का काम करते थे। उसमें भी अमित की 2 बहनें, दादा दादी और मम्मी पापा और अमित सहित कुल 7 सदस्यों का परिवार था और कमाने वाले केवल राघव जी ही थे। इसलिए उनके घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी ही रहती थी। जब से लोगों को पता चला था कि अमित ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर वालों के फोन आने शुरू हो गए कि भले ही हमसे कुछ पैसे ले लो, लेकिन अमित का नाम हमें दे दो कि वह हमारे कोचिंग सेंटर से पढ़ाई कर रहा था। राघव जी ईमानदार और स्वाभिमानी इंसान थे। उन्हें झूठ या बेईमानी का कुछ भी खाना पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब उनके द्वारा प्रस्ताव आया कि जो बच्चे 100% रिजल्ट लाते हैं उन्हें हम 100% स्कॉलरशिप देते हैं, अर्थात आपके बच्चे को आप हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ाएं, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा है। इसका मतलब था वे लोग अपने कोचिंग सेंटर का नाम ऊंचा करने के लिए ऐसा सब कर रहे थे, क्योंकि वह लोग जान रहे थे कि अच्छा पढ़ाई करने वाला बच्चा अच्छा नंबर लाएगा ही तो उनके कोचिंग सेंटर का नाम ऊंचा हो जाएगा और उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी और उसे देखकर ज़्यादा बच्चे एडमिशन भी लेंगे। इस प्रकार अमित का एडमिशन बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर में बिल्कुल मुफ्त में हो गया। अब वह कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग सेंटर भी जाने लगा था। कुछ कोचिंग सेंटर वालों ने तो उसे ज़बरदस्ती डिस्टेंस लर्निंग के लिए फोर्स किया और जब उसने कहा कि उसके पास डिस्टेंस लर्निंग के लिए सुविधा नहीं है तो उन्होंने सारे मटेरियल अवेलेबल करवा दिए ताकि उनके कोचिंग सेंटर का नाम भी ऊंचा हो जाए। अब अमित के पास मोबाइल और सारी सुविधा हो गई। अब वह यूपीएससी की तैयारी बड़े मन लगाकर करने लगा। तभी उसके पास मोबाइल आ जाने की वजह से एक लड़की जो उसी कोचिंग ही सेंटर में पढ़ती थी, जिसका नाम प्रिया था, उससे अमित की दोस्ती हो गई। लड़की पढ़ाई में तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ, देखने में बहुत सुंदर और अमीर बाप की बेटी थी। वह लड़की जब देखो तब अमित के साथ चिपकी रहती। अमित उसे कई बार कहता अभी उन्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, लेकिन उस लड़की को गरीबी क्या होती है उसके बारे में तो उसे पता ही नहीं था। वह तो अपनी पापा के पैसों के दम पर ही उस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने गई थी। उसे पढ़ाई करने में उतनी खास दिलचस्पी नहीं थी। अमित उसकी बातें सुने या अपने टीचर की, उस बेचारे का मन बड़ा बेचैन होने लगा था। उसे किसी एक जगह पर फोकस हो ही नहीं पा रहा था। और जब परीक्षा का समय नज़दीक आ गया, जब तक उसकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई और परिणाम ये हुआ कि हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला लड़का रैंक लाना तो दूर की बात, पास भी नहीं हो पाया था। उसे प्रिया ने अमित पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह पढ़ाई तो बाद में भी कर सकता है, पहले वह उसके साथ शादी कर ले। लेकिन अमित ने उसकी बात नहीं मानी तो प्रिया ने अपने मन की बात अपने माँ पापा को बता दी और कहा कि अगर शादी अमित से नहीं हुई तो अपनी जान दे देगी। हर माँ बाप को
अपने बच्चे प्यारे होते हैं, इसलिए प्रिया के मम्मी पापा को भी उसका दुख देखा नहीं गया और उन्होंने भी अमित के मम्मी पापा से बात करके दोनों की शादी पक्की कर दी। लेकिन अमित के पापा राघव जी प्रिया के पापा प्रताप जी से बोले, भाई हम लोग ठहरे गरीब आदमी, जब तक हमारा बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छे से नौकरी नहीं कर लेगा, जब तक हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आ सकता, तब तक आपकी बेटी को हम लोग जिस तरह से रहते हैं वैसे ही रहना पड़ेगा। प्रताप जी ने ये सब बातें प्रिया को बताई तो उसने कहा, ठीक है पापा, कुछ ही दिनों की तो बात है, अमित मुझे जहाँ रखेगा जैसे रखेगा मैं उसके साथ रह लूँगी, लेकिन मैं शादी तो उसी के साथ करूँगी। अपनी बेटी की जिद के आगे मजबूर होकर प्रताप जी ने अपनी बेटी प्रिया की शादी बड़े धूमधाम से अमित के साथ कर दी। अब जैसा कि पहले से ही तय था कि शादी के बाद अमित को पढ़ाई करनी है, इसलिए वह 2-4 दिनों तक तो शादी के बाद अपनी पत्नी प्रिया के साथ घर पर रहा। फिर वह पढ़ाई करने दूसरे शहर चला गया। अब घर पर प्रिया अपने ससुराल वालों के साथ रह गई। उनकी 2 ननद भी घर पर रहती थी, लेकिन मैं उनके साथ ज़्यादा बातें नहीं करती थी। घर की छोटी मोटी काम अपने मन से कर मीरा करती और पढ़ाई करने के बहाने अपने कमरे में ही घुसी रहती। घर में 2-2 बेटियां थी, इसलिए अमित की माँ भी अपनी बेटियों के साथ सारे काम कर लिया करती थी और प्रिया को ये देखकर काम करने के लिए नहीं कहती कि जैसे उनका बेटा पढ़ाई कर रहा है वैसे ही बहू भी पढ़ाई कर रही है, इसलिए उसे मन लगाकर पढ़ने देते हैं। लेकिन जब भी वह लोग प्रिया को कभी खाना खाने बुलाने जाती तो वह सिर्फ मोबाइल से ही बातें करने में लगी रहती और वह लोग पूछते कि रोज रोज वह किससे बात करती है, तो वो कह देती अमित से बात करती हूँ। घर वाले भी मान जाते कि नई बहू अकेली रहती है, इसलिए बोर हो जाती होगी और पढ़ाई से संबंधित कुछ पूछने के लिए भी फ़ोन पर बात करती होगी। ऐसा सोचकर वे लोग उसे कुछ भी नहीं कहते थे। 2 महीने बाद जब अमित अपने घर आया तब उसकी माँ विमला जी ने पूछा, क्यों बेटा, तू अपने घर से इतनी दूर पढ़ाई करने गए हो या बहू से सिर्फ बातें करने के लिए गए हो? क्यों माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा, भोला तो ऐसे बन रहा है जैसे हमें कुछ पता ही ना हो। हमने देखा है बेटा कि तुम कितनी देर तक बहू के साथ बातें करते रहती हो और हमारे साथ बातें करने के लिए तो तुम्हारे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं रहता। नहीं माँ, मैं तो ज़्यादा बातें करता ही नहीं हूँ, मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, तो बहू की मोबाइल में तो तुम्हारा नाम ही लिखा हुआ आता है और वह घंटों बातों में लगी रहती है। माना कि तुम दोनों पढ़ाई की भी बातें करते होंगे, लेकिन पढ़ाई की बातें करते हुए भी क्या हमेशा हंसते रहते हो कि तुम्हें यही पढ़ाया जाता है? और मैं अपनी माँ की बातें सुनकर दंग रह गया, क्योंकि उसकी तो कई कई दिनों तक प्रिया से बात ही नहीं होती थी। फिर उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, नहीं तो उसकी माँ खामखा परेशान हो जाती। उसने चाय पानी भी पी लिया, फिर भी प्रिया को पता ही नहीं चला कि अमित घर में आ चुका है। थोड़ी देर बाद अमित खुद ही अपने कमरे में गया और समय में प्रिया किसी से हंस हंस कर बातें कर रही। अमित को देखा तो फोन कट कर दिया और बोली, अरे अमित, तुम कब आए और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आज घर आ रहे हो? अमित ने मुस्कुराकर कहा, यह मैं तो तुमको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए बिना बताए चले आया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? यार बहुत अच्छा, लेकिन तुमको बताकर आना चाहिए था। अच्छा, तो तुम कुछ तैयारी करके रखती क्या? नहीं यार, मुझे खुशी होती ना कि तुम आ रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम जैसे तैयार हो जाओ, आज हम बाहर मंदिर घूमने जाएंगे। अरे ये क्या, तुमने अभी तक नहाया भी नहीं? चलो तुम जल्दी से नहा कर आओ, तब तक मैं तुम्हारे नोट्स चेक कर लेता हूँ कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई कर ली है और क्या क्या पढ़ना बाकी है। प्रिया भी जल्दी से उठी और नहाने चली गई
उसके जाते ही उसके मोबाइल पर फ़ोन आया। वह नंबर अमित नाम से सेव था। अमित दंग रह गया। अरे, मैं तो यहीं बैठा हूँ, मेरे मोबाइल भी मेरे पास ही है और प्रिया के मोबाइल में कौन से अमित का फ़ोन आ रहा है। उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर में ही उसके मोबाइल पर 5 मिस कॉल अमित के नाम से आ गए। अमित ने उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लिया और बाहर जाकर उसे फ़ोन लगाया और बोला, हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? भाई सॉरी भाई, रॉन्ग नंबर लग गया है। लगता है मैं तो अपने दोस्त सोहन को फ़ोन लगा रहा था। वैसे आप कौन बोल रहे हैं भाई? उसने कहा, मैं अमन बोल रहा हूँ और ये रॉन्ग नंबर है, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब अमित को पक्का यकीन हो गया कि प्रिया उसे अमित के नाम पर धोखा दे रही है। जब तक प्रिया तैयार होकर बाहर निकलती, अमित भी उसके पास पहुंच गया। सभी लोगों ने एक साथ खाना खाया और अमित और प्रिया मंदिर जाने के लिए घर से बाहर निकल गए। दोनों मंदिर में गए, वहाँ पूजा अर्चना की और एक नदी के किनारे जाकर बैठ गए और इधर उधर की बातें करने लगे। बातों ही बातों में अमित ने प्रिया से पूछा, प्रिया, क्या तुम किसी अमन को जानती हो? प्रिया अमित के मुंह से अमन नाम सुनकर थोड़ी देर के लिए तो सकपका गई, लेकिन चोरी पकड़ी जाने के डर से उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, अरे अमित, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये अमन हम दोनों के बीच में कहाँ से आ गया भला? तुम तो जानती हो आजकल मैं तो घर पर ही रहती हूँ, तो मैं किसी अमन या किसी और के बारे में जान सकती हूँ? ना बाबा ना, मैं किसी अमन को नहीं जानती। और तुम भी ना। अमित, एक तो कई दिनों में मेरे पास घर आए हो और कहाँ कहाँ की बातें लेकर बैठ गए। चलिए ना, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। उसने इतना ही कहा था कि उसके मोबाइल में अमित नाम से फिर फ़ोन आ गया। प्रिया ने उस फ़ोन को धीरे से साइलेंट मोड में रख दिया ताकि अमित को पता ना चले, लेकिन अमित की नज़र तो चील की नज़र थी। उसने उसके मोबाइल में अमित नाम लिखा हुआ देख लिया। थोड़ी देर बाद अमित वहीं पर बेहोश होने का नाटक करने लगा। प्रिया ने देखा अमित तो बेहोश हो चुका है। उसने अपना मोबाइल उठाया और उसे डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा पति सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो झूठ को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और हमने जो प्लानिंग की है ना, वो सब धरा का धरा ही रह जाएगा। चलो अब जल्दी से रखो फ़ोन। कहकर उसने उसे डांटते हुए कॉल कट कर दिया और अपने पति अमित की तरफ भागी। उसने उसे हिलाया ढुलाया और उसे रोते हुए कहने लगी, अमित, तुमने कितने अरमानों से मुझसे शादी की थी, मुझे यहाँ घुमाने लाए, लेकिन तुम पढ़ाई करने के बाहर गए। मेरा मन तुम्हारे घर में बिल्कुल भी नहीं लगता था, इसलिए मैंने अमन से बातें करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी कि हम। उसने इतना ही कहा था कि अमित को किसी कीड़े ने काट लिया, जिसकी वजह से वह जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने इतनी जल्दी उठकर देखा तो बैठा देख प्रिया घबरा गई और बोली, अमित, क्या हुआ? तुम्हें इतनी जल्दी कैसे होश आ गया? तब अमित बोला, वाह प्रिया वाह, तूने मेरे प्यार का बहुत अच्छा तोहफा दिया है। मैं सच में तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करता था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, लेकिन मैंने आज जाना कि तुम मेरे पीठ के पीछे कैसे कैसे और क्या क्या गुल खिला रही थी। तुमने अपने उस आशिक का नाम मेरे नाम से सेव करके रखा है। तुम इतना नीचे गिर जाओगी प्रिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, जब तुम नहाने गए थी तब उसी लड़की के 5 मिस कॉल थे जो मेरे नाम पर ही सेव थे। जब मैंने लड़के का नंबर अपने मोबाइल में लेकर उससे बात की तो उसने मुझे बताया कि उसका नाम अमन है और उसने फ़ोन कट कर दिया। मैं चाहता तो अपने घर वालों के सामने मैं भी तुम्हें डांट सकता था, लेकिन नहीं, मैंने वहाँ इसलिए नहीं डांटा ताकि तुम्हारी जो इज्जत मेरे घर वालों की नज़र में है वह कम ना हो, तुम उनकी नज़रों में ना गिर जाओ। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें अच्छी तरह से समझा सकूँ।
और तुम्हारे मन की बात भी जान सकूं कि वास्तव में तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है। जब मैं शादी से मना कर रहा था, जब तुम वही थी, वो लड़की थी तो शादी के लिए जिद किए बैठी थी, और आज जब शादी हो चुकी है तो अपने पति को छोड़कर दूसरों के साथ। इतना कहकर मैं चुप हो गया। अमित के मुंह से अपने लिए ये सब बातें सुनकर प्रिया गुस्से से लाल हो गई। उसने अमित को खूब भला बुरा कहा और कहा कि मैं तो तुम्हें स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझकर तुमसे शादी कर बैठी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे माँ बाप इतने गरीब और भिखारी हैं, जिन्हें ना ही ढंग का खाना खाना आता, ना ही पहनना, और तुम्हारे परिवार के तो सभी लोग मुझे गंवार रखते हैं। तो बताओ, मैं उनके साथ कैसे खुश रह सकती थी। अपना मन बहलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ उपाय तो ढूंढना ही पड़ता ना। तुम ठहरे पड़ाकू, तुमको फ़ोन करती थी तो तुम भी थोड़ी देर बात करने के बाद फ़ोन रख देते थे। तो तुम ही बताओ अमित, मैं क्या करती। अपना टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे उपाय ढूंढना ही था। सो मैंने ढूंढ लिया, कहकर बेशर्मों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी अमित का दिल बानो छलनी छलनी कर रही थी, लेकिन उसने अपने दिमाग को संयमित करते हुए बोला, अगर तुझे इतना ही टाइम पास करना था तो तुम पढ़ाई को अपना दोस्त बना लेती ना, और जो कुछ भी समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछ लेती। और मैंने तुझे शादी के बाद ही कहा था कि चलो हम दोनों एक साथ पढ़ाई करेंगे, लेकिन तुमने क्या कहा था, क्या तुम मुझे कमाकर नहीं खिला पाओगी। अरे तुम्हारा पेट तो आज भी मेरे घर बाल ही भर रहे हैं ना, चाहे जैसे भी भर रहे हो, लेकिन 2 वक्त का खाना और 2 वक्त का नाश्ता तो दे ही रहे हैं ना। तो मैं भी पढ़ लिख कर एक दिन कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, इतना तो अपनी काबिलियत पर मुझे विश्वास है। तभी प्रिया उस पर हंसते हुए बोली, बस बस अमित महाशय, जिस दिन काबिल बन जाएंगे ना उस दिन बताइएगा, पहले से ही भूलने का कोई फायदा नहीं होता, समझे। और अब घर चलो, मुझे नहीं सुनना है तुम्हारी बकवास, कहकर वह उसकी बाइक के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर उन दोनों के बीच घर पहुंचते तक कहासुनी होती रही। जब अपने घर गए तो दोनों मुंह फुलाए घर में घुसे। अमित के पापा राघव जी ने उनका चेहरा देखा तो बोले, क्यों बेटा अमित, क्या हुआ, तुम और बहू दोनों ही इतने नाराज क्यों लग रहे हो। अमित उनके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रिया ने हंसते हुए कहा, ये क्या बताएंगे पापा जी, अपनी पत्नी की कोई भी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाती, इसलिए बुज़दिल की तरह चुप है। इतना सुनते ही राघव जी को भी प्रिया के ऊपर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, बहू तुम क्या बोल रही हो और किसके सामने बोल रही हो, तुमको कुछ समझ में भी आ रहा है। प्रिया बोली, क्यों, सही बात आपको पे बुरी लग गई ना, ऐसी बुरी आपके बेटे को भी लगी है पापा जी, कहकर वह इठलाती हुई अपने कमरे में चली गई और अपनी माँ को रो रो कर फोन करके बता दिया कि उसे लेने के लिए उसके ड्राइवर को भेज दे। बाकी सारी बातें वह घर पर आकर बताएगी। उसकी माँ रीमा जी ने जब अपनी बेटी की रुआसी आवाज़ सुनी तो उनका कलेजा तो फटकर मुंह को आ गया। माँ तो माँ होती है, उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर को प्रिया के घर भेज दिया। प्रिया ने अपना सारा सामान समेटा और ड्राइवर के आने से पहले ही उसने अपना सारा सामान आंगन में रख दिया। अब ड्राइवर जैसे ही उसके घर में पहुंचा, उसने उसे चाय पाने के लिए भी नहीं पूछा और लगी उसे काम बताने। उसने अपना सारा सामान गाड़ी में डलवा दिया। तब तक अमित की माँ विमला जी ने उस ड्राइवर के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था भी कर दी। ड्राइवर ना चाहते हुए भी विमला जी के आग्रह को ठुकरा ना पाया, क्योंकि उनका व्यवहार इतना मधुर था कि कोई पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। इसलिए वह भी उनके हाथ का चाय नाश्ता करने बैठ गया। विमला जी ने प्रिया से कहा, बहू, माया कि तुम अपनी मर्जी से गुस्सा होकर जा रही हो, तुम्हारी नाराजगी हमसे है। इस अनाज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अनाज तो अनाज होता है,
चाहे वह तुम्हारे मम्मी पापा के घर का हो, हमारे घर का हो या फिर होटल का। इसने अनाज से कैसे दुश्मनी बेटा? अभी अपने मायके में जाने के बाद भी तो खाना खाओगे ही ना। इससे मेरी बात मानो, थोड़ा नाश्ता तुम भी कर लो, फिर चली जाना अपने मायके। विमला जी के शब्दों में इतना अपनापन था कि प्रिया अपने आप को रोक ही नहीं पाई और उसने भी चाय नाश्ता कर लिया और बिना किसी से कुछ बोले वहां से अपने ड्राइवर के साथ अपने मायके चली गई। वहां जाकर उसने अपनी माँ को रो रो कर उल्टी सीधी बातें बताकर अमित और उसके परिवार को गुनहगार साबित कर दिया था और अपने आप को एक भोली भाली अबला अपनी बेटी की दुख भरी कहानी सुनकर धीमा जो कि भी यकीन हो गया कि उनकी बेटी के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। प्रिया के पापा उस समय घर पर नहीं थे, बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। जब वे घर पर आए तो रीमा जी ने रो रो कर जैसा उनकी बेटी प्रिया ने उन्हें बताया था सारा वाक़या उन्हें कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर प्रताप जी सोचने लगे। तब रीमा जी बोली, क्या सोच रहे हैं जी? मैं सोच रहा हूँ रीमा, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ना ही अमित उस तरह का लड़का है ना ही राघव जी, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये हमारी बेटी झूठ बोल रही है। आपको लोगों के ऊपर भरोसा हो गया, जो लोग पराए हैं, जिन्हें आप कभी कुछ ही दिनों से जानते हो, और जिस बेटी को आपने पैदा किया जो आपकी अपनी है, उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है। कि अगर रीमा जी गुस्सा होकर वहां से चली गई फिर क्या करते प्रताप जी? प्रताप जी को दोनों माँ बेटी की बात माननी पड़ी और उन्होंने अपनी बेटी को आश्वासन दिया कि वह हर कदम पर उनका साथ देंगे। प्रिया को अपने मायके में रहते हुए 3 महीने बीत गए। अब तो आस पड़ोस के लोग भी प्रिया को पूछने लगे कि कितने दिनों से मायके में ही पड़ी है, ससुराल कब जाएगी। उसके माँ बाप एक इज्जतदार लोग थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को समझा बुझाकर फिर से उसकी ससुराल भेज दिया। प्रिया वहाँ 2-4 महीने तो थोड़ी ठीक सी रही, फिर धीरे धीरे उसका फ़ोन पर बात करने का सिलसिला बढ़ने लगा। पहले तो वह अपने कमरे में ही रहकर बातें किया करती थी, अब तो खुलेआम पूरे घर में घूम घूम कर सबके सामने हंस हंस कर बातें करने लगी थी। उसकी बात करने से उसकी दोनों ननद मीरा और सीमा की पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा था। एक दो वह दोनों बहनें बेचारी अपनी माँ के साथ मिलकर सारे घर का काम करती, स्कूल जाती, वहाँ से आकर जो समय बच जाता उसी में पढ़ाई कर लेती थी। अब तो प्रिया के बात करने के कारण उन्हें काफ़ी डिस्टर्ब होने लगा था। जब भी मीरा या सीमा उससे कुछ कह देती कि भाभी आप भी तो पढ़ी लिखी हैं, आप भी तो पढ़ाई के महत्व को समझती हैं कि पढ़ाई के लिए किस तरह का शांत माहौल होना चाहिए, तो प्रिया उन दोनों बहनों से ही लड़ने लग जाती। इसलिए परेशान होकर उन दोनों बहनों ने भी उससे कुछ भी कहना छोड़ दिया। अब अमित जब भी घर आता प्रिया उससे लड़ाई करने के बहाने ढूंढती रहती ताकि वह उससे जल्दी जल्दी तलाक ले सके। एक दिन अमित अपने घर आया हुआ था और प्रिया अमन का नाम ले लेकर उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और बातों ही बातों में उसे महान और अमित को निकम्मा साबित कर रही थी, जो अमित को सहन नहीं हुआ और उसने उसका फ़ोन छीनकर फ़ोन काट दिया और बोला, बेशरम औरत, अपने पति के सामने ही पराये मर्द की तारीफ कर रही है, तुझे शर्म नहीं आई? और कितना नीचे गिरेगी? अगर तुझे मेरे साथ नहीं रहना था तो मुझे जबरदस्ती शादी क्यों की? उसने भी सपाट शब्दों में कह दिया, मैंने जबरदस्ती नहीं कहा था, तुमने जबरदस्ती मेरे साथ शादी करने का प्रस्ताव मेरे मम्मी पापा के घर भेजा था ताकि मेरे अमीर बाप की दौलत तुझे मिल जाए। लेकिन ऐसा भूल कर भी मत सोचना कि मैं अपने पिता की एक फूटी कौड़ी भी तुझे लेने दूंगी। आई बात समझ में कि अगर वह अपने कमरे में चली गई, इस बार तो उसने मन में ठान लिया था कि वह अमित को तलाक देकर ही रहेगी, क्योंकि उसने अपने आशिक अमन से पक्की बात कर ली थी।
कि वह उसे अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए रख देगा। उसे अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए वह भी बिना किसी से डरे बिंदास रहती थी, ना ही किसी की बात मानती थी, ना ही किसी का काम करती थी। वह तो जितना जल्दी हो सके अमित से तलाक लेकर उससे अलग होकर अमन के साथ अपनी एक रंगीन दुनिया बसाने वाली थी, जिसमें उसके और अमन के अलावा कोई भी ना हो। उसने फिर से अपनी मम्मी को फोन किया और उन्हें बताया कि इस बार तो पहले से भी ज्यादा उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं। उसने ये भी कह दिया कि अगर उसकी माँ ने उसे लेने नहीं भेजा तो वह वही आत्महत्या कर लेगी। बेचारी रीमा जी बेटी के प्यार में अंधी हो गई थी। उनके पति किसी काम से सिलसिले से बाहर गए हुए थे, इसलिए इस बार भी उन्होंने अपने ड्राइवर को ही अपनी बेटी को लेने के लिए भेज दिया। प्रिया अपने मायके में आकर आनंद का अनुभव कर रही थी। एक दो दिन तो उसने अपनी माँ और बहन के सामने दुखी होने का नाटक किया। फिर एक दिन उसने कहा, माँ, मेरे यहाँ आ जाने से तो वह लोग बहुत ही आराम से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, ना तो फिर मैं ही अकेले क्यों उदास होकर अपना खून जलाऊं? कि तुम भी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार नहीं है? तब उसकी छोटी बहन और उनकी माँ रीमा जी ने कहा, आज तो बिल्कुल सही बात कही है बेटा, सभी लोगों को अपने अपने अनुसार जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो आज से तय रहा, हम सब मिलकर खुशी खुशी एक दूसरे का गम और खुशी को बांटते हुए जीवन जिएंगे। फिर कुछ दिनों बाद प्रिया ने अमित के लिए तलाक के पेपर भिजवा दिए। तलाक के पेपर देखकर तो अमित के साथ साथ उसके परिवार के सभी लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका सदमा अमित के दादाजी सहन नहीं कर पाए और चलते फिरते ही वह स्वर्ग सिधार गए। अपने पति के गम में डूबी उसकी दादी भी 2 महीने के अंतराल में चल बसी। इस बात का गहरा धक्का राघव जी को लगा, लेकिन मैं अपने मन की बात मन में ही दबाकर रख लेती। अब उधर अमित और प्रिया का केस कोर्ट में चलता रहा और 2 साल के बाद जज साहब ने फैसला सुनाया कि अमित अभी वर्तमान में कुछ भी नहीं कमाता और उसके पिता की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए वह उसे 4,000 रुपये हर महीने गुजारा भत्ता के रूप में देगा। वैसे तो प्रिया के लिए वे 4,000 रुपये ना के बराबर थे, क्योंकि उसके बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन जो थे, लेकिन वही 4,000 रुपये अमित के लिए 40,000 रुपये के बराबर थे। फिर भी मजबूरन उसे कोर्ट के आदेश को मानना ही पड़ा। अब अमित को अपनी माँ और बहनों को छोड़कर किसी भी लड़की से नफरत सी होने लगी थी। वह उस दिन को कोस रहा था जिस दिन उसकी दोस्ती प्रिया से हुई थी। अब उसका केवल एक ही लक्ष्य था, वह था सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना। कभी कभी उसके पास पैसों की तंगी होती और प्रिया को हर महीने की 10 तारीख तक 4,000 रुपये देने ही होते। तब वह कभी कभी रो देता कि उसे कितना बड़ा पाप हो गया था, जिसका भुगतान उसे जीवन भर भुगतना पड़ेगा। समय यूं ही बीत रहा था। कुछ ही दिनों बाद अमित ने सुना कि प्रिया अमन के साथ अपने मम्मी पापा के घर से ढेर सारे सोने चांदी रुपए पैसे लेकर भाग गई है। उसके पापा प्रताप जी बहुत ही इज्जतदार आदमी थे। बेटी के भाग जाने की खबर आग की तरह फैल गई थी। अब अमित को उसके वकील ने बताया कि अगर उसकी तलाकशुदा पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई या शादी कर लेती है तो उसके पहले पति को गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ता। अब इतने पुख्ता सबूत इकट्ठा किया कि क्या सच में प्रिया भाग गई है, तो उसके माँ बाप ने उसे बताया, हाँ, वह सिर्फ भागी नहीं है बल्कि एक मंदिर में जाकर शादी भी कर ली है और उसने अपनी फोटो भी भेजी है कि अगर उसे फोटो भी दिखा दी, क्योंकि वह लोग अब प्रिया से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। अमित ने वह फोटो अपने मोबाइल में ले ली और कोर्ट में जाकर जज साहब के सामने पेश कर दी कि प्रिया ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए कानून मुझ पर उसका कोई हक नहीं बनता।
कि वह मुझसे गुजारा भत्ता ले सके या मुझसे गुजारा भत्ता दो। जज साहब ने सारे सबूत देखे और अमित को फैसला सुना दिया कि तुम इस केस से पूरी तरह से आज़ाद हो। अब प्रिया और अमन, जब तक प्रिया उनके पास पैसे थे, सोने चांदी के गहने जेवर थे, तब तक तो बहुत ही खुशी खुशी जीवन व्यतीत करती रही। लेकिन जैसे ही पैसे और गहने खत्म हुए, अमन बोला, तुम्हारे बैंक में अमित के द्वारा भेजे गए गुजारा भत्ता को निकालो, तभी हमारे पेट में अनाज जाएगा, वरना हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन प्रिया चाहती थी कि जो पैसे बैंक में जमा है उन्हें वहीं रहने देते हैं और अब अमन भी कुछ काम करे ताकि हमारी गृहस्थी अच्छी से चला सके। लेकिन अमन का तो यही काम था, लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना, उसके पैसों पर ऐश करना, और जब सारे पैसे खत्म हो जाते तो वह रातों रात फरार हो जाता। जब प्रिया ने भी उसे काम करने के लिए कहा तो वह उस पर भड़क गया और बोला, मैं तेरे लिए काम करूँगा, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं काम करके तेरा पेट भरूंगा? तू जानती भी है मैं कितने रईस बाप का बेटा हूँ। तू भी अपने बैंक से पैसे निकाल, फिर मैं अपने बैंक से पैसे निकाल कर तुझे रानी की तरह रखूंगा। प्रिया को भी लगा अमन सच में अमीर बाप का बेटा होगा, इसलिए वह अपने सारे पैसे बैंक से निकालकर अमन के हाथ में दे दिए। और जब प्रिया ने पूछा पिछले 3 महीने से 4000 रुपये आते थे, वो कहाँ है, तब बैंक वाले ने बताया कि मिस्टर अमित के द्वारा पैसे भेजना बंद कर दिए गए हैं। ये खबर सुनकर तो प्रिया तो गुस्से से तिलमिलाई गई। उसने अमित को फ़ोन लगाया, लेकिन अमित ने उसका फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। अब उसने गुस्से से अपने वकील को फ़ोन लगाया। वकील साहब ने हंसते हुए फ़ोन उठाया और कहा, हाँ बोलिए मैडम, कैसे याद किया? उसने कहा, वकील साहब मुझे ये बताइए कि मेरे हर महीने जो 4000 रुपये आते थे वो बंद कैसे हो गए? अच्छा मैडम जी, उस दिन तो आपने मुझे इन्हीं 4000 रुपये के लिए कितना खरी कोटी सुनाई थी। कहा था कि 4000 रुपये मेरे लिए 4 रुपये के बराबर है। उससे अच्छा तो यही होता कि ना ही दे तो ठीक है, और आज नहीं मिल रहे हैं तो इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? उसका कारण मैं बता देना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि तुमने दूसरी शादी कर ली है ना, फिर पहले शादी वाले से तुमको क्या मतलब? अब उसकी कमाई खाओ ना, बेचारे उस गरीब को क्यों सता रही हो? हमारे देश का कानून तो यही कहता है, इसलिए तुम्हारा जो मुआवजा अमित की तरफ से मिल रहा था वह बंद हो गया है। ये बात अमन ने भी सुनी, लेकिन उसने उस समय प्रिया को धीरज बधाया कि वह चिंता ना करे, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल ही लेंगे। तब प्रिया को थोड़ी तसल्ली हुई। अब प्रिया अमन के ऊपर दबाव बनाने लगी कि वह उसे कोर्ट मैरिज कर ले, लेकिन अमन बहुत ही चालाक लड़का था। वह शादी जैसे झमेले में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए हाँ हाँ कहकर उसकी बात टालता जा रहा था। जब तक प्रिया के पास पैसे थे वह उसके पास चिपका रहा। अब पैसे खत्म होने लगे तो उन दोनों के बीच में झगड़े शुरू होने लगे, और एक दिन अमन प्रिया को रात में गहरी नींद सोता हुआ छोड़कर भाग गया। प्रिया जब दूसरे दिन सोकर उठी तो देखा अमन उसके पास है ही नहीं। उसने उसे इधर उधर ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसने कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसने सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम तक उसका इंतज़ार किया, ये सोचकर कि हो सकता है किसी काम से बाहर गया होगा तो आ जाएगा, लेकिन वह वापस आया ही नहीं। अब प्रिया की घबराहट बढ़ने लगी कि वकील क्या करेगी। उसने रीमा जी को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो अपनी बहन को फ़ोन लगाया, उसने भी उसका फ़ोन नहीं उठाया। वह समझ गई कि वह लोग उसे बहुत नाराज़ हैं। लेकिन सोचा कि एक बार अगर वो खुद जाकर अपने मम्मी पापा को अमन की सारी सच्चाई बताएगी तो वह लोग ज़रूर समझेंगे। इसलिए वह हिम्मत करके अपना सारा सामान लेकर अपने मायके चली गई। उसे अपने घर आया देख उसके मम्मी पापा और बहन सभी लोग
उस पर भड़क उठे, क्योंकि वे लोग इज्जतदार लोग उसके घर से भाग जाने से उनकी कितनी बदनामी हुई थी वही लोग जान रहे थे। अब उसके पास वापस आ जाने से उनकी दुगनी इज्जत खराब हो जाती। इसलिए उन्होंने उससे कह दिया कि तू जिस तरह से अपनी मर्जी से गई थी वैसे ही अभी भी अपनी मर्जी से चली जा, वरना हम लोग धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। अमित के पापा राघव जी को फोन लगाकर सारी बात बता दी कि इस लड़की से अब हमारा कोई संबंध नहीं है। सच झूठ कहकर हम लोगों को आप लोगों के खिलाफ भड़का और हम दोनों ने भी सच्चाई को जाने बिना आप लोगों के खिलाफ केस कर दिया। कृपया करके हमें माफ़ कर दीजिए और आपकी इच्छा हो तुम्हारी छोटी बेटिया की शादी अपने बेटे से करवा दीजिए। राघव जी बोले, देखिए प्रताप जी, जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने बेटे की शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक कि अमित नहीं चाहेगा। उसे तो अब ऐसी धोखेबाज लड़कियों से नफरत सी होने लगी है। अभी अभी हमारे बेटे को नौकरी मिली है, इसलिए मैं उसे कोई दबाव नहीं देना चाहता कि वह फिर से शादी करने के बारे में सोचे। वो भी आपकी बेटी के साथ ही एक बार आपकी ही बड़ी बेटी से धोखा खा चुका है वो। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि हम लोग आपकी छोटी बेटी को अपने घर की बहू फिर से बना सकते हैं? तब प्रताप जी बोले, देखिए राघव जी, जिस प्रकार सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही एक ही माँ बाप की कोख से जन्म लिए बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। इसलिए आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। हमारी छोटी बेटी रूही बहुत अच्छी है। अगर आप कहें तो आपकी बेटी मीरा और शिवा की शादी भी हमारे रिश्तेदारों में करवा देंगे, क्योंकि आपकी दोनों ही बेटियां बहुत ही प्यारी और समझदार हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतने अच्छे संस्कार जो दिए हैं उन्हें। राघव जी ने कहा, देखिए हमारे बेटे अमित ने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर ली है। अब उसे उसकी ट्रेनिंग के लिए जाना है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को इतनी बड़ी खुशी के माहौल में कोई खल पैदा हो। इसलिए ये सब फालतू की बातें बोलकर मैं अपने बेटे का और ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना चाहता। कि अगर उन्होंने फ़ोन काट दिया, प्रताप जी भी शांत रह गए। उधर अमित ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए खुशी खुशी जाने की तैयारी कर ली। उसकी माँ विमला जी उसे हिदायतें देती रही कि समय पर खाना खा लेना, समय पर सो जाना, जिसे लड़ाई झगड़े ना करना, दिमाग को शांत रखना और भी कई छोटी बातें बड़ी बातें बताती रही। जब जब उन्हें याद आता रहा, अमित भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता रहा और मंद मंद मुस्कुराता रहा कि एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों ना पहुंच जाए। राघव जी भी अपनी पत्नी के पौत्र मुंह को देखकर आनंदित हुए जा रहे थे। दूसरे दिन अमित ट्रेनिंग के लिए अपने घर से निकल गया और ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठकर वह जा ही रहा था कि कुछ देर बाद उसे भूख लगी। उसने देखा ट्रेन में एक औरत नमकीन और चाट बेच रही थी। उसने उसे आवाज़ लगाई। उस औरत को वो आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। उसने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो वह देखती ही रह गई। अमित ने भी अब उसे देखा तो उसके भी उसे जान पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि वह तो प्रिया ही थी। प्रिया ने जैसे ही अमित को देखा तो उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। उसने नमकीन चाट देना छोड़कर अमित से लिपटकर रोने लगी। अमित उसे अपने से हटाने का प्रयास करता रहा, लेकिन वह हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बैठे आसपास के सभी लोग वह नज़ारा देखकर दंग रह गए। कई लोग उनका वीडियो बनाने लगे तो कई लोग आपस में बातें बनाने लगे कि औरत कौन है जो इतने सज्जन आदमी से लिपटकर रो रही है। जितने लोग उतनी बातें होने लगी। अमित ने बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप को छुड़ाया और बोला, अरे तुम कौन हो और तुम उसे लिपटकर क्यों रो रही हो? मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ। जब उसने ऐसा कहा तब उसे अलग हुई और बोली, अमित एक बार मेरी बात सुन लो,
फिर आपको जो उचित लगेगा वही करना आप। अमित बोला, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? तुम मेरी लगती ही क्या हो जो मैं तुम्हारी बात सुनूं? कि अगर वहाँ आराम से आंखें बंद करके अपनी सीट पर ही बैठा रहा। प्रिया नमकीन भेल बेचती हुई आगे बढ़ गई और अगले स्टेशन पर उतर गई। अमित का मन थोड़ी देर तक बेचैन रहा। वह प्रिया के बारे में ही सोचता रहा कि आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो वह ट्रेन में नमकीन और भेल बेच रही है, जबकि उसने तो एक अमीर लड़की के साथ भागकर शादी कर ली थी। फिर उसे याद आया कि उसकी माँ ने कहा था कि दिमाग को हमेशा शांत रखना। अमित ने अपने पापा को फोन कर दिया, थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और वहाँ की सारी बात बता दी जो ट्रेन में अभी कुछ देर पहले ही उसके साथ हुई थी। तब उसके पापा ने उसे बताया कि प्रिया के पापा प्रताप जी ने उन्हें सारी बातें पहले ही बता दी हैं कि किस प्रकार उन्होंने उसे अपने घर से भगा दिया है, और ये भी बताया कि वह लोग अपनी छोटी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। लेकिन मैंने भी कह दिया कि अगर हमारा बेटा नहीं चाहेगा कि उनके घर से उसकी शादी हो तो हम उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक बार धोखा खा चुका है तो दोबारा फिर से वही गलती जानबूझकर क्यों करना। और उन्होंने भी बताया कि जब से उन्होंने प्रिया को अपने घर से भगा दिया है, वह रेलवे के किनारे बनी झोपड़ी में किराए से रहती है, इसलिए वह वहीं पर रहकर अपना समय बिता रही है। और वह आज जिस लड़की के साथ मंदिर में जाकर शादी की थी, वह कोई अमीर बाप का बेटा नहीं था। वो झूठ बोलकर ऐसे ही लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, और उनके पास जब तक पैसे गहने जेवर होते हैं तब तक उनके साथ रहता। उधर अमित अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाने लगा। एक दिन वह कैदी को देखने अस्पताल गया हुआ था तो देखा एक नर्स एक औरत को खूब डांट रही थी। पूछने पर पता चला कि वह औरत बहुत ज़्यादा खाना मांगती है और नहीं देने पर रोने लगती है। उसकी पड़ोसियों ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया था और वापस अपने घर चले गए थे। जब वह पास जाकर देखा तो पता चला वहाँ तो प्रिया ही है। उसने उस नर्स को पैसे दिए और कहा, इसे जितना खाना चाहिए रोज भर पेट खाना खिला दे करना, और जो भी दवाई लगे बराबर दवा देते रहना, और सारा बिल मैं पे कर दूंगा। अमित रोज रोज अस्पताल जाने लगा। प्रिया अब जल्दी ठीक होने लगी थी क्योंकि उसे समय पर दवाई और खाना जो मिलने लगा था। एक दिन प्रिया ने उसे नर्स से पूछ ही लिया कि उसके लिए इतनी दवाई और खाने का पैसा कौन देता है। तब उसने बताया कि जो अमित सर है ना, वही तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हारे लिए पैसे जमा करके चले जाते हैं। अमित नाम सुनकर उसे आश्चर्य हुआ और वह दौड़ी दौड़ी अमित के पास गई। अमित उस कैदी के पास ही खड़ा था। उसने जब उस कैदी को देखा तो उसे पहचान गई और चीखती हुई उसका कॉलर पकड़कर उसके गाल पर 2 थप्पड़ मारते हुए बोली, धोखेबाज कहीं कि तुझे भी अपनी करनी का फल मिल ही गया जैसे मुझे मिला है। अमित उसे छुड़ाता रह गया, लेकिन पता नहीं आज उसके पास कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अमित बोला, प्रिया, अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मजबूरन तुमको भी जेल में डालना पड़ेगा मुझे। जेल की बात सुनकर प्रिया थोड़ी शांत हुई और उसे छोड़ दिया। फिर अमित ने उससे पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? हाँ अमित, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। इसी दरिंदे ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। इसी ने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए थे और मुझसे मंदिर में शादी कर ली। मैं जब कोर्ट में जाकर शादी करने के लिए कहा तो रातों रात दुम दबाकर भाग गया, और ऐसा क्या कर दिया इसने जो यहाँ पर पड़ा है। तब अमित ने उसे बताया कि इसे जब तुम्हारा साथ छोड़ा फिर एक वकील की बेटी के साथ दोस्ती की थी। उसे भी तुम्हारी तरह ही भगाकर दूर लेकर चला गया। जब तक उस लड़की के पास पैसे थे तब तक तो उसके साथ अच्छे से रहा, फिर वहाँ से भी भाग रहा था। लेकिन इसका किस्मत खराब थी, वह लड़की उसी समय जाग गई।
इस लड़की ने इसे धर दबोचा। वह लड़की वकील की बेटी थी, इसलिए उसे शक तो पहले से ही हो गया था इसके ऊपर। इसलिए उसने अपने पापा को सारी बातें बता दी थी। उसके पापा पुलिस वालों के साथ उसके घर के आसपास छुपे हुए थे। जब ये छुपकर भागने लगा और पकड़ नहीं पाए तो पुलिस वालों ने इस पर गोली चला दी और इसके दोनों पैरों में गोली लग गई। तब कहीं जाकर ये हाथ आया है। इसने अपने मुंह से सारी बातें बताई हैं कि कैसे कैसे शुरुआती दिनों से अमीर बाप की बेटियों से दोस्ती करता था और उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाता था। जो भी लड़कियां फंसती थी सब फेसबुक और इंस्टाग्राम में ही उनकी दोस्ती होती थी। फिर धीरे धीरे यहाँ वहाँ मिलना और अलग अलग आईडी से अलग अलग नाम से मिलता था। तुम्हारे साथ ये अमन नाम से तो वकील साहब की बेटी के साथ मनोज नाम से मिलता था, और जो दूसरी लड़की थी उसे कुछ दूसरे नाम से मिलता था। ऐसा शातिर दिमाग इसका चलता है, और तुमने इसके साथ दोस्ती करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर प्रिया बोली, आजकल आप क्या शादी के बारे में नहीं सोच रहे? अमित बोला, प्रिया मेरी शादी हो चुकी है तुम्हारी बहन रूही के साथ। प्रिया बोली, मुबारक हो आपको। आपकी शादी कहकर आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। उसकी उम्मीद की किरण भी आज बुझ गए थे। उसने जब ये बात अपनी पत्नी रूही और अपने मम्मी पापा को बताई तो सभी लोग बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।